नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ मसल का लो पोटाशियम पैरालिसिस पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में। एंड ये चैप्टर है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, जो कि बुक एडिट की है जॉन एन क्यूमिंग्स एंड माइकल क्रेमर ने। उसके बाद ये बेसिकली कंटेन करती है 1957 और 1958 में दिए गए लेक्चर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी, नेशनल हॉस्पिटल, क्वीन स्क्वायर, एंड इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन सितंबर 1959। तो इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऑथर हैं बी मैक आर्डले। उनका वो हम पढ़ रहे थे, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोस्टली जो है लो के प्लस पैरालिसिस के पेशेंट्स जनरल फिजिशियंस, सर्जन्स के पास जाएंगे या पीडियाट्रिशियंस के पास जाएंगे। बहुत कम होंगे जो सीधा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और जाएंगे भी तो उनमें से दो टाइप के ज़्यादा होंगे कि पीरियोडिक पैरालिसिस ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, या रेयर डिसऑर्डर है किसी को फेमिलियल पीरियोडिक फेमिलियल टाइप पीरियोडिक पैरालिसिस का, तो उसमें जाएंगे। अब जो कंटिन्यू कर रहे थे वो वीडियो, हम ये कंटिन्यू कर रहे थे कि इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म है या फेमिलियल टाइप है। ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पे ऑथर का आगे कहना है कि इन द फेमिलियल टाइप द फॉल ऑफ सीरम पोटेशियम आयन इज ड्यू टू अ शिफ्ट ऑफ K प्लस इनटू सेल्स विच आर नॉट डिप्लीटेड ऑफ K प्लस। यानी फेमिलियल टाइप जो पीरियोडिक पैरालिसिस होता है जो कि रेयर है, उसमें जो K प्लस आयंस का शिफ्ट होता है उन मसल सेल्स में भी हो जाता है जिनमें K प्लस डिप्लीशन में नहीं है, वहाँ पे भी हो ही जाएगा, ताकि सीरम का K प्लस जो है फॉल हो सके। ये शिफ्ट्स इनिशिएट होती हैं कैसे? बाय मेजर्स विच इन द नॉर्मल ऑल्सो प्रोड्यूस द शिफ्ट। कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों में भी शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनको फेमिलियल डिजीज़ है उन्हीं में प्रोड्यूस करें, लेकिन नॉर्मल लोगों में वो कम शिफ्ट होता है और ज़्यादा पता नहीं चलता उस चीज़ का। तो कौन सी ऐसी चीज़ है? दो यूजुअली इन अ स्मॉलर वन इनटू द सेल्स बट ऑल्सो इन नॉर्मल पीपल। दस दे अकर आफ्टर रिपीटेड डोजेज ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को बार बार आप दोगे तब K प्लस का शिफ्ट हो सकता है ब्लड से उन सेल्स में जिनमें ऑलरेडी K प्लस हैं। आफ्टर इंसुलिन एंड ग्लूकोज, इंसुलिन देने के बाद शिफ्ट हो सकता है। इंसुलिन इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज एंड दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय अलाउइंग सेल्स टू एंटर सेल्स टू यूज ग्लूकोज को यूज करके वो ब्लड शुगर कम कर सके। तो आफ्टर इंसुलिन एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज देने के बाद, रिपीटेड डोज ऑफ ग्लूकोज देने के बाद, इंसुलिन एंड ग्लूकोज देने के बाद, एंड इन सम केसेस फॉलोइंग एड्रेनलिन, एड्रेनलिन देने के बाद भी जो है K प्लस का शिफ्ट ब्लड से हो सकता है उन मसल सेल्स में जिनमें ऑलरेडी K प्लस बहुत मात्रा में है या सफिशिएंट मात्रा में है। सिंस दीज मेजर्स आर ऑल एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड हैं। इसी वजह से since these measures are all associated with carbohydrate metabolism, and since there is clinically a strong association between heavy carbohydrate consumption and attacks of paralysis, and also since there is a tendency, as said by McArdley and it is unpublished, for lactate and pyruvate to be raised even during spontaneous attacks, and for the inorganic phosphate to be low, it is hardly surprising that a disturbance of carbohydrate मेटाबॉलिज्म हैज़ बीन पोस्टुलेटेड इन दीज डिजीजेस। तो उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें बेसिकली जो प्रमोट करती हैं K प्लस के ब्लड में से उन मसल सेल्स में शिफ्ट होना, वो इंक्लूड करती हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से ये सारी इंक्लूडेड है। हेवी कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन हो सकता है, लैक्टेट और पायरुवेट रेज्ड हो सकते हैं ऐसे स्पॉन्टेनियस अटैक्स में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है लो हो सकता है, और इसी वजह से ऐसा सोचा गया है या ऐसा पोस्टुलेट किया गया कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डेफिनेटली कोई ना कोई दिक्कत है जो इस डिजीज को ट्रिगर करती है। It has been tentatively suggested that there is a condition, in this condition, a partial block at the hexose phosphate stage, conceivably at the level of phosphoglucomutase.
since an accumulation of hexosphosphates in cells is associated with the measures provoking attacks, and an increase in these indiffusible anions would tend to draw K plus into the cells. ऑथर का ऐसा कहना है कि इस सब मेटाबॉलिज्म में जो पार्शियल ब्लॉक होता है हेक्सोस फॉस्फेट स्टेज पर, जहाँ पे जो लेवल है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का, वहाँ पे ये ब्लॉक होता है. फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो है एक एंजाइम है दैट कैटेलाइजेस द रिवर्सिबल कन्वर्जन बिटवीन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो वहाँ पे ब्लॉक होता है और इस स्टेज पे ब्लॉक होता है, और इसकी वजह से अटैक जो है इंक्रीज हो जाता है. अटैक्स में क्या इंक्रीज हो जाता है? इंडिफ्यूजिबल एनायंस. इंडिफ्यूजिबल एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस दैट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर टू लार्ज और आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ लार्जर मॉलिक्यूल. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक केमिकल बॉन्ड होता है दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल. या तो ऐसे एनायंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस वक्त बहुत लार्ज है पार्शियल ब्लॉक पे, या फिर किसी के साथ कोवेलेंटली अटैच्ड है, इस वजह से वो सेल के अंदर नहीं जा सकते. इसीलिए एनायंस नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए के प्लस को सेल्स के अंदर भेज देते हैं, या के प्लस जो है सेल्स के अंदर जाने को फोर्स हो जाता है. Such a biochemical lesion would explain the abnormal fall in serum K plus in response to insulin and glucose and to adrenaline, and might be linked with the common occurrence of attacks during a night following heavy exercise. But it does not readily explain the long continued nature of the fall in serum K plus, which in some cases may persist for days. अब ये जो मैकेनिज्म है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, कहीं पार्शियल ब्लॉक आया किसी एंजाइम पे, उसकी वजह से एनायंस का नंबर लार्ज हुआ लेकिन एनायंस क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए के प्लस को सेल्स के अंदर जाना पड़ा. उस वजह से ये जो मैकेनिज्म है ये एक्सप्लेन करता है कि हैवी एक्सरसाइज के बाद क्यों ये पीरियोडिक पैरालिसिस के अटैक आते हैं, या फिर क्यों एड्रेनलिन के इंजेक्शन के बाद, या ग्लूकोज के रिपीटेड डोजेस के बाद, या इंसुलिन के इंजेक्शंस के बाद ये अटैक्स क्यों आते हैं, ये एक्सप्लेन करता है. लेकिन इसकी वजह से हमें इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि क्यों उसके बाद भी, चलो एक बार अटैक आया सो आया, लेकिन उसके बाद भी सीरम के प्लस जो है फॉल होता रहता है, और कुछ केसेस में ये बहुत दिनों तक फॉल होता रहता है. This is one of the most intriguing features of familial periodic paralysis, and seems to point to a self-perpetuating mechanism maintaining the low level of serum K plus, which is a biochemical vicious circle which can be broken either by giving large doses of K plus or by exercise if onset of the attack is recognized sufficiently early for the patient to be able to take it. अब यहाँ पे ये कहना है कि ये जो फॉल होता जा रहा है कुछ डेज तक के प्लस सीरम का, ये फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस का एक इंट्रूगिंग फीचर है, यानी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग फीचर है या षड्यंत्रकारी फीचर है कि वो फॉल होता ही जाएगा. सेल्फ परपैचुएटिंग हो जाता है, यानी समथिंग दैट कैन कंटिन्यू रिन्यू और सस्टेन इटसेल्फ इंडेफिनिटली विदाउट आउटसाइड हेल्प. यानी एक बार फॉल हो गया सीरम के प्लस किसी ट्रिगर से, तो वो अपने आप को परपेचुएट करता जाएगा, यानी कंटिन्यू करता जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए बिना किसी बाहरी अटैक की ज़रूरत के लिए. और इसकी वजह से एक बायोकेमिकल विशियस सर्कल फॉर्म होगा, यानी एक सेल्फ परपेचुएटिंग जो डेट्रीमेंटल है, यानी अच्छा नहीं है, detrimental positive feedback loop involving a series of linked biochemical events where the outcome of one step reinforces or exacerbates an earlier step leading to continuous worsening process. यानी K प्लस का फॉल होता ही जाएगा, एक साइकिल बन के फॉल हो रहा है और फिर और फॉल हो रहा है, फिर और फॉल हो रहा है. फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस का फीचर हो ही जाता है. अब ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? या तो K प्लस की बहुत ज़्यादा लार्ज डोजेस दें, या फिर एक्सरसाइज करवाएं पेशेंट को यदि बहुत ही अर्ली स्टेज पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बंदा और ऑब्वियसली नोन केसेस में ही ये हो सकता है कि जिसको ये रिकॉग्नाइज डिजीज हो, पता हो ये पीरियोडिक पैरालिसिस में जाने वाला है, उसी वक्त उसको एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दे, तो K प्लस का जो सेल्स में इन्फ्लक्स है वो वहीं रुक जाएगा और पीरियोडिक पैरालिसिस नहीं होगी.
Such a biochemical vicious circle is not easy to visualize as a detailed hypothesis. ऑथर का कहना है कि ऐसा बायोकेमिकल विशियस सर्कल हाइपोथेसिस में इजीली विजुलाइज नहीं किया जा सकता. हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज अ प्रपोज्ड टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिनन बेस्ड ऑन इनिशियल ऑब्जर्वेशंस एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज. जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो ऑब्जर्वेशंस है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्रोबेबल फैक्ट दिया हुआ है उसको हाइपोथेसिस कह देते हैं. बट वन माइट बी constructed if the recent finding of Andrews and others that the energy of resting muscle is largely derived from fat metabolism is taken into account. अगर वैसे ही खाली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे फोकस करें तो हाइपोथेसिस फॉर्म करना आसान नहीं है. फेमिलियल में पीरियोडिक पैरालिसिस में जो बायोकेमिकल विशियस साइकिल हो रहा है. लेकिन उस वक्त जो एंड्रीज एंड अदर्स ने जो भी रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पता चलाया था कि रेस्टिंग मसल का जो एनर्जी है वो लार्जली इट इज डिराइव फ्रॉम फैट मेटाबॉलिज्म. फैट मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, सिंथेसाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फैट्स और लिपिड्स फॉर एनर्जी एंड अदर फंक्शंस. तो उसको अकाउंट में लेंगे तो फिर भी कोई हाइपोथेसिस फॉर्म कर सकते हैं. Merton has suggested that an alternative hypothesis that there is a primary disturbance in membrane functions interfering with either the active or the passive transport of K plus across the cell. तो मेटन का कहना है कि मेम्ब्रेन में कुछ मेम्ब्रेन फंक्शन में, सेल मेम्ब्रेन में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है K प्लस का या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द सेल्स. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? It occurs via the sodium-potassium pump, which moves 2 K plus ions into the cell. For every 3 Na plus ions, it pumps out using energy from ATP hydrolysis. ATP hydrolysis यानी एक water molecule अटैक करता है टर्मिनल फॉस्फेट को ATP के, which breaks down the bond to form ATP, ADP and inorganic phosphate and a significant release of energy. तो ATP के थ्रू होता है एक्टिव. पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ K प्लस होता है वाया विच इज फैसिलिटेटेड वाया डिफ्यूजन थ्रू K प्लस चैनल सच एज लीक चैनल्स मूविंग द आयंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी. बट इस केस में तो ऑलरेडी मसल सेल्स में हायर कॉन्सेंट्रेशन है और इसी वजह से यदि पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मतलब मेम्ब्रेन में कुछ दिक्कत है, ऐसा मॉर्टन का कहना था. For example, a disturbance in membrane permeability to chloride ion could lead to secondary change in K plus permeability, resulting in shift of K plus into muscle when the plasma K plus fell. यानी क्लोराइड के जो परमिएबिलिटी में अगर कुछ दिक्कत करता है मेम्ब्रेन तो वो K प्लस की परमिएबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करेगी. यानी ब्लड प्लाज्मा में यदि लो K प्लस है तब भी जो है सेल्स में शिफ्ट करेगा K प्लस. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो इन टू द मैनर इन विच दिस कुड अकर, बट सच अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट एंड कुड क्लियरली लीड टू द एग्जैजरेटेड फॉल्स इन सीरम K प्लस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज. उस वक्त ये एक्सप्लेन करना आसान नहीं था कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, बट ये पॉसिबिलिटी है और इसी वजह से एग्जैजरेटेड K प्लस फॉल जो है पीरियोडिक पैरालिसिस में वो एक्सप्लेन किया जा सकता है. एग्जैजरेट मतलब तो बहुत ज़्यादा कुछ होना, लार्जर वर्ड्स. उसके बाद a disorder in membrane function is in fact suggested by electromyographic findings in this disorder. EMG की जो findings थी उस वक्त, यानी EMG क्या है? टेक्निक और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमायोग्राफी. इलेक्ट्रोमायोग्राफिक मतलब कि टेक्निक और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG which is required or used to evaluate and record the electrical activity of skeletal muscles. तो जब ये एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती थी तो उसमें यही लगता था कि हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है. Whatever the reason for abnormal shift of K plus into the cells, it seems likely, as Merton has suggested, that the cause of paralysis is hyperpolarization of membrane resulting wholly or partly from the increase in the ratio of the internal to external K plus. अब यहाँ पे मर्टन का ऐसा मानना है कि कुछ भी रीज़न हो लेकिन हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन तो है ही है, जिसकी वजह से या तो कुछ अंश में या कंप्लीटली जो है रेशियो इंटरनल टू एक्सटर्नल K प्लस का इंक्रीज हो जाता है. हाइपर पोलराइजेशन कब होती है? अ चेंज इन अ सेल मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल दैट मेक्स इट मोर नेगेटिव which inhibits nerve impulses by increasing the stimulation needed to reach the action.
तो सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव हुई जा रही है मतलब उसमें कोई दिक्कत है, भले से कितने भी के प्लस अंदर है फिर भी नेगेटिव हुए जा रही है, तो और के प्लस आए जा रहे हैं. Such a hyperpolarization analogous to that caused by anodal stimulation. Anodal stimulation would raise the membrane threshold to stimulation and might thus account for the conduction block. तो जो ये हाइपरपोलराइजेशन है यहाँ पे जो हुई है, इट इज़ एनालोगस यानी सिमिलर है इन सम वे दैट यू कैन कंपेयर टू एनोडल स्टिमुलेशन. एनोडल स्टिमुलेशन एनोड के द्वारा, एनोड पे जो स्टिमुलेशन होती है यानी उस पर क्या होता है, कैप्चर एट द पेसिंग एनोड इंस्टेड ऑफ कैथोड. स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड सर्व्स एज द पॉजिटिव करंट सोर्स एंड द इम्प्लांटेड पल्स जनरेटर सर्व्स एज द करंट सिंक. तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा सेल के, तो इट इज़ और उसको कंपेयर किया गया है एनोडल स्टिमुलेशन से, सिमिलर बताया गया है. उसकी वजह से मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड जो है रेज हो जाती है टू स्टिमुलेशन, माइट दस अकाउंट फॉर द कंडक्शन ब्लॉक. थ्रेशोल्ड इज द लेवल एट विच समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन. मतलब अभी तक रिकॉग्निशन ही नहीं हुआ है कि पूरा आपका बैलेंस्ड है या नहीं है, या आगे कोई फंक्शन, आगे स्टिमुलेशन भेजना है या नहीं है, तो वो थ्रेशोल्ड उसका ही बहुत राइज हो जाएगा, तो के प्लस अंदर आता ही जाएगा. कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगी यानी अ कंडीशन वेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कंट्रोल अ बॉडीली फंक्शन सच एज हार्ट बीट और नर्व इम्पल्सेस आर डिस्टर्ब्ड एंड डिलेड. यानी आगे कोई मैसेज ही नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पे और पीरियोडिक पैरालिसिस हो जाएगी. यानी जब मैसेज नहीं जाएगा तो मसल मूवमेंट ही नहीं होगा, तो मसल जिस स्टेट में है उसी में रही आएंगी और वो पैरालिसिस को वहाँ पे जन्म देंगी. तो ये था लो के प्लस पैरालिसिस का जो सिनेरियो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली हाई के प्लस पैरालिसिस का सिनेरियो जो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है बाय द सेम ऑथर. And that's it for this video. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.